हेलो जी। आज के दूसरे वीडियो में हम बात कर लेते हैं एक और स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। इसका हमने Q4 में एनालिसिस करके इसका वीडियो अपलोड कर ही दिया था। वो हमने उस टाइम समझा था कि इनकी एसेट क्वालिटी खराब हो रही है, इसकी वजह से बिल्कुल ऐसी तैसी हो गई है। उस टाइम इनके डिस्बर्समेंट वो डाउन, इनकी लोन बुक ग्रोथ धीरे धीरे नीचे आ रही थी। और वही अब हमें पता चलेगा कि अब तो बिल्कुल ही बैंड बच गया है। अगर हम बात करें अभी इसके मार्केट कैप की, तो करीबन करीबन 2500 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। तो कोई बहुत बड़ा बैंक तो नहीं है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, छोटा सा ही बैंक है। अगर हम बात करें इनकी लोन बुक ग्रोथ रेट की, तो लोन बुक बढ़ा इनका 14.5% से ऑन अ वाई वाई लेवल। और वहीं अगर हम बात करें टोटल लोन बुक साइज की, तो अब वो बढ़ के पहुंच गया है करीबन करीबन 19,700 करोड़ के आसपास का। अब देखो यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक चीज पता है क्या है। यहाँ पर पहले ये जो अपनी लोन बुक ग्रोथ थी वो लेके आते थे करीबन करीबन 30% के आसपास की। जैसे हम आगे चल के देखेंगे, अगर अभी हम देखें इनकी डिपॉजिट ग्रोथ रेट अभी भी आया 33.5% के ऑन वाई वाई लेवल। तो पहले ये लोन बुक ग्रोथ रेट भी लेके आते थे 31-32% के आसपास का। बट अब क्या है, पिछले क्वार्टर में जैसे ही इनका एसेट क्वालिटी खराब हुआ, ये इन्होंने डिस्बर्समेंट करना बिल्कुल मतलब बंद सा ही कर दिया। क्यों? देखो क्या होता है, जब भी किसी भी फाइनेंशियल की अगर एसेट क्वालिटी खराब होती है, तो वो कहता है भैया अभी रुक जाओ, अब नया लोन डिस्बर्स करने का कोई मतलब ही नहीं है। अब एक काम करते हैं, पहले जो हमारा ऑलरेडी लोन बाजार में पैसा गया हुआ है, जो ऑलरेडी लोन दिया हुआ है, पहले हम उसको रिकवर करेंगे। जब भी कोई भी फाइनेंशियल में एसेट क्वालिटी खराब होती है, तो वो कहते हैं तो भैया अब आप एक बार डिस्बर्समेंट रोको। अब जो हम है अपनी कलेक्शन एफिशिएंसी इंप्रूव करेंगे, पहले हम अपनी एसेट क्वालिटी सुधारने पे ध्यान देंगे। जो पहले बाजार में पैसा गया हुआ है उसको पहले हम अंदर लेके आएंगे, फिर बाद में डिस्बर्समेंट करने की सोचेंगे। तो जैसे ही आपकी एसेट क्वालिटी खराब होगी किसी भी फाइनेंशियल में, आपको दिखेगा कि उसकी लोन बुक ग्रोथ रेट धीरे धीरे नीचे आ जाएगा। सेम केस यहाँ हुआ, पिछले क्वार्टर में इनका एसेट क्वालिटी खराब हुआ। पिछले क्वार्टर में इनका दिख गया था कि यहाँ में डिस्बर्समेंट का नंबर कम आ गया। इस क्वार्टर में अब वो पूरा जो लोन बुक ग्रोथ है वो गायब ही हो गया। ऑलमोस्ट 14% का लोन बुक ग्रोथ रहेगा, जो पहले करीबन 31-32% के आसपास हुआ करता था। तो ऑलमोस्ट लोन बुक ग्रोथ रेट आधे से भी कम लेवल पे आ गया। अब जो इनके इम्प्रूवमेंट हुआ है उसके बारे में बात करें, तो इनका कासा रेशो फाइनली इंप्रूव कर गया है। देखो हाई इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट में सारे के सारे बैंक्स में प्रॉब्लम आ रही थी कि कासा रेशो उनका नीचे जाया जा रहा था। अब कासा इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? कासा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कासा इज द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फंड्स फॉर अ बैंक। अब क्या होता है, आप जाते हो कासा अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करते हो। कासा क्या है? करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट। करंट अकाउंट में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, सेविंग्स अकाउंट में आपको इंटरेस्ट मिलता है कुछ 3-4% के आसपास का। तो बैंक के लिए सबसे सस्ता पैसा है, क्योंकि बैंक के लिए रॉ मटेरियल क्या है? पैसा। अगर सबसे सस्ता पैसा उसको कासा में मिल रहा है और कासा का रेशो कम होते जा रहा है, क्योंकि सब लोग अपना पैसा कासा में से निकाल के टर्म डिपॉजिट करा रहे हैं, सब लोग जाके एफडी बुक करा रहे हैं, क्योंकि एफडी पे अब ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए। तो इस वजह से क्या हो रहा था, बैंक के कॉस्ट ऑफ फंड्स बढ़ते जा रहे थे। आप देखोगे हर बैंक का कॉस्ट ऑफ फंड्स धीरे धीरे ऊपर गया, क्योंकि उनका एक तो कासा डेट्यूरेट करता गया, कासा का परसेंटेज नीचे जाता गया। बट अब कुछ कुछ बैंक्स में हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है कि कासा में वापस रिवर्सल आना शुरू हो गया है, कि कासा वापस ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो गया है। अगर इसमें भी मैं बात करूं, तो इसके फाइनली कासा रेशो इंप्रूव हुआ। इनका कासा इंप्रूव हुआ फ्रॉम 22.7% टू 23.6%। मतलब ट्रेंड यहाँ पर रिवर्स हो गया। जो पहले पूरे इतने टाइम से पिछले 1-1.5 साल से जो ट्रेंड नीचे की तरफ जा रहा था, कासा कम होती जा रही थी, वो अब रिवर्स होके अब ऊपर की साइड जाने लगी है। तो ट्रेंड पे हमें फोकस करना है। बेसिकली इनका कासा अब इंप्रूव करना शुरू हुआ है। एक पॉजिटिव ले सकते हो अभी तक की कहानी में से, भाई लोन बुक ग्रोथ गायब होगी, सबसे बड़ा नेगेटिव। दूसरी चीज, आपका जो कासा रेशो पॉजिटिव और जो नेगेटिव जाए जा रहे थे, वो आप पॉजिटिव ट्रेंड में वापस आ गए, तो एक अच्छी चीज हो गई। अगर हम बात करें, जो इनकी पिछले क्वार्टर में हमने देखने को मिला था कि इनकी एसेट क्वालिटी खराब हो गई। इनके ग्रॉस एनपी नंबर लगभग लगभग डबल हो गए थे, नेट एनपी नंबर लगभग लगभग डबल हो गए थे क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे। तो उसके लिए इन्होंने किया क्या? तो इन्होंने क्या किया कि जो इनकी बीसी ब्रांचेस हुआ करती थी, देखो बीसी क्या होता है? बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स। अब ये क्या होता है, ये बैंक के अंडर नहीं आता, ये इंडिविजुअली एक एक ब्रांच सेटअप करते हैं बैंक के ही नाम से। तो वहां पर ये लोग लोन डिस्पर्स करते हैं। तो क्या होता है, जो ये बीसी ब्रांचेस हैं, इनका कंट्रोल बैंक के पास होता नहीं है। तो इन्होंने क्या कहा, इनका जो पहले लोन बुक चलता था वो चलता था इन द रेशो ऑफ कि 30% इनका इन हाउस रहता था, जो इसाफ खुद ही ओन करता था, खुद ओन्ड ब्रांचेस के अंदर डिस्पर्सल करता था, तो वो था 30% इनका। और बचा हुआ 70% आता था ये ब्रांच कॉरेस्पॉन्डेंट से। तो अब ये लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अब हम अपना ब्रांच कॉरेस्पॉन्डेंट से उठा के इसको इन हाउस लेके आएंगे, जिससे हम हमारे ही लोन बुक पे ज्यादा ज्यादा कंट्रोल रख पाए। मतलब हम अपने हाथ के अंदर सारी चीजें लेके आना चाह रहे हैं। तो इसीलिए हमें ये देखने को मिल रहा है
कि अब इन्होंने फर्स्ट ऑफ जुलाई से क्या किया, जो पहले रेशो था 30-70 का, कि 30% इन हाउस और 70% बीसी ब्रांचेस के थ्रू आता था, अब उसको चेंज कर देंगे और ये हो जाएगा 66% इन हाउस और 34% बीसी ब्रांचेस के पास। अब इसकी वजह से इनकी कॉस्ट भी बढ़ी। क्यों बढ़ी? क्योंकि जब इन्होंने सारी बीसी ब्रांचेस को टेक ओवर किया तो करीबन करीबन 5500 एम्प्लॉयज के आसपास इनको अपनी अपनी बैंक में लेके आने पड़े, तो इनका केपेक्स बढ़ गया। केपेक्स बढ़ गया मतलब कॉस्ट टू इनकम रेशो भी बढ़ गया। अगर हम देखें इनका कॉस्ट टू इनकम रेशो शायद 58 से बढ़ के 64 के आसपास आ गया, वो आगे चल के हम देख ही लेंगे। तो इसकी वजह से इन्होंने ये चीज किया जिससे ये अपनी खुद की एसेट क्वालिटी पे, डिस्ट्रीब्यूशन पे, रिकवरीज पे खुद अपने अंडर ही सारा का सारा काम कर पाए, ये बीसी के ऊपर ना छोड़े। अगर हम इनके जोग्राफिकल प्रेजेंस की बात करें तो ये 23 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरीज में प्रेजेंट तो हैं, वहां पर फैले हुए तो हैं, बट सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज क्या है कि सबसे मेजर कॉन्सेंट्रेशन इनका अभी भी केरला में से आ रहा है। अगर मैं टोटल नंबर ऑफ ब्रांच आउटलेट की बात करूं तो करीबन करीबन 755 है, जो पिछले क्वार्टर में 753 थे। तो आपको यहीं से पता चल जाता है कि भैया कोई ग्रोथ तो आ नहीं रहा। दो नई ब्रांचेस इन्होंने ऐड करी पूरे के पूरे क्वार्टर में। और अगर इन भी 755 ब्रांचेस में देखने जाएं तो 311 ब्रांचेस के लगभग लगभग हमारी केरला में ही है। और अभी केरला में हमें पता ही चला है कि कितनी बड़ी समस्या खड़ी हो गई है कि फ्लड आ गया है, लैंडस्लाइड वाला सिचुएशन हो गया है। तो हमें उस चीज को भी देखना पड़ेगा, मैनेजमेंट से बात करना पड़ेगा कि भाई उसके रिलेटेड क्या अपडेट है, क्या वहां पर लूट बुक अफेक्ट होगी या नहीं होगी। देखो डिस्पर्सल तो अफेक्ट होंगे ही होंगे, बट जैसे हमने मुथूट माइक्रो फाइनेंस में देखा था कि मुथूट माइक्रो फाइनेंस भी नंबर वन प्लेयर था माइक्रो फाइनेंस स्पेस में केरला में। तो उन्होंने कहा था कि भाई हमने तो नेचुरल कैलामिटी इंश्योरेंस करा रखा था हमारे सारे के सारे कस्टमर का, तो हमारा लोन बुक तो खराब नहीं होगा, डिस्बर्समेंट में जरूर फर्क आएगा बट लोन लोन खराब नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि हमें ईएमआई नहीं मिलेगा। तो इनमें देखना पड़ेगा क्योंकि इनका मेजर जो भी पोर्शन है वो सारा का सारा अनसिक्योर्ड है। अगर हम बात करें 60-65% के आसपास इनका माइक्रो फाइनेंस लोन्स है जो बिल्कुल ही अनसिक्योर्ड लेंडिंग है। तो उसके ऊपर हमें देखना पड़ेगा कि वहां पर कहीं रिकवरी में और दिक्कत ना आ जाए और एसेट क्वालिटी कहीं खराब ना हो जाए। अभी भी इस क्वार्टर में भी देखेंगे तो इनका एसेट क्वालिटी डिटेरियोरेट ही किया है। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे लोन बुक ग्रो किया 0.1% से, मतलब कोई ग्रोथ ही नहीं आया क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे। और एक तो देखो Q1 स्लगिश रहता है, Q1 स्लगिश के साथ साथ क्या हुआ, एकदम भयंकर हीट वेव पड़ी, उसके ऊपर इलेक्शन आ गए। तो ये तो सेम कहानी हर कंपनी बोलती है। आप चाहे कोई भी, हम करीबन करीबन 80 वीडियो बना चुके हैं, 80 वीडियो में से करीबन हमने 50-55 फाइनेंस कंपनी ट्रैक करी होंगी, सबकी सब यही बोलती हैं कि भाई हीट वेव था, इलेक्शन था, इस वजह से हम ज्यादा रिकवरी नहीं कर पाए, हमारी कलेक्शन एफिशिएंसी डाउन हुई और इसी वजह से हम ज्यादा डिसबर्सल भी नहीं कर पाए और Q1 वैसे ही स्लगिश रहता है हमारे लिए। तो इस वो एक एडिशनल फैक्टर रहा। अगर हम इनके कॉस्ट ऑफ फंड्स की बात करें तो कॉस्ट ऑफ फंड्स इनके स्टेबल रहे ऑन क्वार्टर बेसिस। पिछले क्वार्टर में भी 7.4% थे, इस क्वार्टर में भी 7.4% रहे। बट इनकी यील्ड ऑन एडवांसेस, मतलब ये कितना चार्ज कर रहे हैं कस्टमर से इंटरेस्ट, वो कम हो गया, वो डिक्रीज कर गया फ्रॉम 20.6% टू 20.2% ऑन क्वार्टर लेवल। तो इस वजह से क्या हुआ, आपकी थोड़ी सी एसेट क्वालिटी खराब हुई, थोड़ा सा आपका जो यील्ड है वो कम हुआ और आपका कॉस्ट ऑफ फंड स्टेबल रह गया। मतलब अगर कॉस्ट ऑफ फंड्स भी नीचे गिरता और यील्ड भी नीचे गिरता तो कोई दिक्कत नहीं आती, बट यील्ड तो गिर गए नीचे और कॉस्ट ऑफ फंड्स रहा स्टेबल। तो इनके निम्स में कंप्रेशन देखने को मिला। अब निम्स कंप्रेस हो गए फ्रॉम 10% टू 9.4% ऑन क्वार्टर लेवल। अब जैसे अगर हम एग्जैक्ट नंबर की बात करें तो कॉस्ट टू इनकम इनका बढ़ गया 64%, जो हमने पहले देखा ही था, क्योंकि इनको 5500 एम्प्लॉयज करीबन करीबन ऑन बोर्ड करने पड़े, जो इनके ब्रांच कॉरेस्पॉन्डेंस में बीसी ब्रांचेस में हुआ करते थे, वो इनको इन हाउस लेके आने पड़े। तो 5500 एम्प्लॉयज का खर्चा तो आपको डे वन ही लेना पड़ गया ना, इस वजह से। अगर इनकी एसेट क्वालिटी की बात करें तो एसेट क्वालिटी इनकी लगातार खराब हो रही है। पिछले क्वार्टर में भी करीबन करीबन ग्रॉस एनपी नंबर डबल हो गया था, इस क्वार्टर में भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम सी कहानी है। जो ग्रॉस एनपी नंबर है वो बढ़ गया फ्रॉम 4.8% टू 6.6%, मतलब और भी ज्यादा एसेट क्वालिटी खराब हो गया हमारा, और भी ऐसी तैसी हो गई एसेट क्वालिटी में। और अगर हम वाई वाई लेवल पे कंपेयर करें तो 2% से बढ़ के 6.6% पे हो गया, मतलब 3 गुने से भी ज्यादा एसेट क्वालिटी खराब हो गई। सेम केस विद नेट एनपीए नंबर भी 2.3% से बढ़ के 3.2% हो गया ऑन क्वार्टर बेसिस। और इन्होंने अपना पीसीआर रेशियो ही खराब, मतलब नीचे गिरा दिया। अब आप एक चीज समझो
पीसीआर क्या है? पीसीआर है प्रोविजन कवरेज रेशियो। अब आप प्रोविजन किस लिए बनाते हो कि भाई जो आगे चल के आपका लोन खराब होने वाला है, या कोई आपको अगर ऐसा लग रहा है कि ये आगे चल के ये डाउटफुल है कि ये लोन कहीं खराब ना हो जाए, उसके लिए आज ही आप पैसा निकाल के साइड रख देते हो कि भाई मैंने आज 100 रुपए का प्रॉफिट बनाया है, इसमें से मैं 20 रुपया बाहर निकाल के रख देता हूँ कि ताकि जो ये वाला लोन मेरा खराब होने वाला है, ये अगर खराब हो तो मेरे पास इसके लिए पीछे बैकअप पड़ा रहे। बट आपने अपना खराब होती एसेट क्वालिटी में अपना पीसीआर रेशो डाउन कर दिया। मतलब क्या ही मजाक ही हो रहा है, क्योंकि और ये सिर्फ और सिर्फ इन्होंने इसलिए किया जैसे इनका इनका जो नीचे पैड दिखता है, पैड पैड ढंग से दिख जाए। अगर हम बात करें लोन बुक सेगमेंटेशन की, तो लोन बुक सेगमेंटेशन में हमें पता चलेगा 67-68% तो आते हैं माइक्रो लोन से। माइक्रो लोन क्या है? कंप्लीटली अनसिक्योर्ड लोन्स है। और ये सारे के सारे इनका जो कॉन्सेंट्रेशन की जैसे हमने बात करी थी कि करीबन करीबन 36% इनकी जो लोन बुक है वो आती है केरला से। आप अगर 36% लोन बुक आपकी केरला से आती है, वहां पर फ्लड आ गए, लैंडस्लाइड आ गया, ऐसी तैसी हो गई, और आपने 67-68% माइक्रो लोन्स दे रखे हैं, माइक्रो फाइनेंस लोन्स दे रखे हैं, तो ये लोग कोई खानदानी रईस लोग तो है नहीं कि भाई खजाने में से निकाल के आपको ईएमआई पे आउट कर देंगे। इन लोगों की तो यही चीज होती है कि डेली कमाते हैं, डेली कमाते हैं, डेली अर्निंग होती है, डेली अर्निंग में से आपकी ईएमआई सर्विस करते हैं। अगर इन्होंने इस दिन नहीं कमाए तो ये आपकी ईएमआई सर्विस ही नहीं कर पाएंगे। और वहां पर इतना बड़ा नेचुरल कैलामिटी आ गया, एक जोग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन आपके पास ऑलरेडी था, उसमें भी आपने अनसिक्योर्ड लोन्स दे रखे थे, ये तो आपके लिए और भी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज है। अगर हम बात करें, 21% आता है रिटेल लोन से, 6.5% आता है एमएसएमई लोन से, और 5.3% आता है एग्रीकल्चर लोन से। और ये लोन हर तरीके का देते हैं, चाहे वो हाउसिंग लोन हो, पर्सनल लोन हो, और चाहे एमएसएमई लोन हो, गोल्ड लोन हो, व्हीकल लोन हो, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो, तो हर तरीके का लोन तो हर तरीके का देता है। बट बात वही है, जब आपका 68% लोन अनसिक्योर्ड है, और अनसिक्योर्ड लोन में भी आपने एकदम जोग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन 36% ऑफ लोन बुक आपका केरला से आ रहा है। आप डाइवर्सिफाई करने की कोशिश तो कर रहे हो, बट अभी भी 36% तो आपका केरला से ही आ रहा है। जहां पर पहले ही मुसीबत आ गया, उस मुसीबत के ऊपर आपने अनसिक्योर्ड लोन और दे रखा था, तो उससे और बड़ी एक मुसीबत और बढ़ गई, तो वो एक समस्या वाली बात है। अगर फाइनली हम इनके नंबर देखें, तो नेट इंटरेस्ट इनकम इनका बढ़ा 0.5% से ऑन अ वाई वाई लेवल, और डी ग्रू करके पाए 0.5% ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल। टोटल इनकम ग्रो किया 3.7% ऑन अ वाई वाई लेवल, एंड डी ग्रू बाय 5% ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट पी पॉप की बात करें, तो पी पॉप इनका डी ग्रू किया 15.5% ऑन अ वाई वाई लेवल, एंड 11% ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल। तो मतलब दोनों जगह ही डी ग्रोथ मिल गया, क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे भी, वाई वाई लेवल पे भी। और अगर हम प्रोविजंस की बात करें, तो इन्होंने गजब काम किया, इन्होंने क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे प्रोविजन ही कम कर दिए, 25% से प्रोविजन ही कम कर दिए। मतलब पिछले क्वार्टर में आपका ग्रॉस एनपी नंबर था 4.8% का, जो अब बढ़ के हो गया 6.6%, और आपने प्रोविजन ही कम कर दिया। मतलब बहुत ही महान काम कर दिया आपने ये करके। मतलब सिर्फ अपना प्रॉफिट दिखाने के चक्कर में आपने प्रोविजन ही कम कर दिया। और वही चीज हमने स्टार्टिंग में देख ली थी, स्टार्टिंग में समझ ली थी कि हमारा प्रोविजन कवरेज रेशियो फ्रॉम 65 हैज गॉन डाउन टू 61, जबकि हमारे ग्रॉस एनपी नंबर ऊपर गया है। और अगर हम फाइनली पैट की बात करें, तो पैट डिग्रू किया बाय 52% ऑन अ वाई वाई लेवल, और इंक्रीज किया बाय 45% ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल। तो ये जो 45% इंक्रीज ऑन क्वार्टर लेवल है, इससे हमें बिल्कुल भी खुश नहीं होना है, क्योंकि हमें पता चल रहा है कि ये बेवकूफी कर रहे हैं, अपना प्रोविजन कम करके पैट दिखा रहे हैं। और जब आपकी एसेट क्वालिटी खराब हो रही है, उस टाइम पे प्रोविजन कम कर रहे हो। मतलब जिस टाइम पे आपको अपना प्रोविजन करके ढंग से दिखाना चाहिए कि भाई हम अच्छा प्रोविजन करके बैठे हैं, हम फुल्ली सिक्योर्ड हैं, उस टाइम पे आपने सिर्फ पैट दिखाने के चक्कर में अपना प्रोविजन ही कम कर दिया। मतलब क्या ही बोले। अगर इसी वजह से हम देखें, तो इनका आरओए और आरओई भी गायब हो गया। इनका करीबन पहले आरओई हुआ करता था 25% प्लस, जो पिछले क्वार्टर में आ गया था 20% के आसपास का, और इस क्वार्टर में रह गया वो 9.9% ही। और अगर आरओए की बात करें, तो आरओए ड्रॉप हो गया फ्रॉम 1.9% टू 0.9%। तो मतलब सब कुछ कहानी खराब ही हो रही है इस बैंक में। चाहे आप लोन बुक ग्रोथ रेट के नजरिए से देख लें, चाहे अपन एसेट क्वालिटी के नजरिए से देख लें, तो मतलब बिल्कुल ऐसी तैसी हुआ है। पर ऐसे बिजनेसेस में यही प्रॉब्लम है कि आप उम्मीद लगा के बैठ नहीं सकते कि भाई ये एक एक ट्रांजिशनरी फेस है, कि अगले अगले दिन सही हो जाएगा, या अगले क्वार्टर में सही हो जाएगा, या अगले H2 में सही हो जाएगा। अगर अगर आपका फाइनेंशियल बिजनेस खराब हुआ, आपकी एसेट क्वालिटी खराब हो रही है, तो भैया उससे दूर रहने में ही भलाई है। चलिए अभी इतने ही रखते हैं इसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। आगे चल के अपन 3-4 वीडियो और कवर कर लेंगे, उसमें 3-4 और नई कंपनी भी कवर कर लेंगे। चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।